तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं वो आप सबके लिए, खासकर वीपीओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप में भी और अदर बाहर भी जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं योजनाओं में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, योजनाएं जो हैं वो एक तो एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पा रहा है, और जो एक्यूरेट डाटा मिल पा रहा है वो कहीं अपडेटेड नहीं है। दूसरी बात, योजनाओं को याद करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर याद हो जा रही है तो उनको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, भूल जा रहे हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए अभी हम अपना योजना स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम टारगेट वाइज 350 योजनाओं को कवर करेंगे, जिसमें डेली आपको 10 योजनाएं कवर करवाई जाएंगी, यानी याद करवाई जाएंगी। उनका अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से बना के। 350 योजनाएं आपको इसमें कवर करवाई जाएंगी। और इन 350 योजनाओं के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट से, सभी मंत्रालय से हर एक योजना को जो इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के लिए, उसको कवर किया जाएगा। इसमें सारी योजनाओं का आपको अपडेटेड कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। पर डे आपको 10 योजनाएं याद करनी होंगी। ठीक है, और इसमें 10 योजनाओं को जब हम टारगेट देंगे सुबह, उसके बाद शाम को ही 1200 से 1400 प्रश्नों की विशेष श्रृंखला के रूप में हर दिन 40 से 45 क्वेश्चन की एक क्विज करवाएंगे, जो आपको डेली 10 योजनाओं का टारगेट दिया जाएगा। तो इन्हीं 10 योजनाओं के ऊपर आपको 40 से 45 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी। और जो पीडीएफ दिया जाएगा डेली, उसमें सारे की पॉइंट्स रहेंगे। आपके जितने भी की पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे की पॉइंट्स दिए जाएंगे इसमें, ठीक है, इस पीडीएफ में। और इसके बाद आपको 4 वीपीओ ओरिएंटेड फुल मॉक टेस्ट भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत दिए जाएंगे, और ये एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट होंगे। जैसा हमने अभी तक 15 मॉक टेस्ट करवाए थे और उनकी लोगों ने तारीफ़ भी की है जो पढ़ रहे हैं हमसे, वहाँ पर भी उन टेस्ट में आपको इतना एडवांसमेंट मिलेगा। और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो उस मॉक टेस्ट को लगा चुके हैं, जो 15 मॉक टेस्ट हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 वीपीओ ओरिएंटेड फुल मॉक टेस्ट और दिए जाएंगे। इसके बाद अब योजनाओं को याद रखने की बात आती है कि योजनाएं याद कैसी रहेंगी। तो योजनाएं जो याद रहती हैं वो रहती हैं डिस्कशन से। आप जब तक योजनाओं को एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे, तब तक योजनाएं याद नहीं रह सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने ढूंढ लिया है कि योजना ओरिएंटेड हम एक डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, लेकिन इस ग्रुप में सभी को एंट्री नहीं मिलेगी। इस ग्रुप में जो डेली क्विज होंगी टारगेट वाइज, उसमें प्रत्येक दिन की क्विज से 2 टॉपर लिए जाएंगे और उन 2 टॉपर को डिस्कशन ग्रुप में शामिल किया जाएगा। यानी कि लगभग ये 50 लोगों का ग्रुप होगा एंड ऑफ द डे ऑफ दिस बैच। ओके, सो 50 लोगों का ये बैच बन जाएगा लगभग। और इन सभी 50 बच्चों के साथ हम डेली 30 से 45 मिनट का कन्वर्सेशन करेंगे लाइव कॉल पर। ठीक है, और यहाँ पर हम किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो टारगेट दिया गया है 10 योजनाओं का, उन्हीं में से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, एक डिस्कशन का माहौल बनाएंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे, उस चीज़ को एक दूसरे से डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चीज़ों में जब आप डिस्कस करेंगे तो योजनाएं आपको ज़्यादा समय तक याद रह पाएंगी और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, फैक्ट अच्छे से समझ में आएंगे। कहीं पे कुछ गलतियां होंगी वो आप सुधार कर सकते हैं उस चीज़ में। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि यहाँ से आपको योजनाएं याद हो जाएंगी। योजना ओरिएंटेड जो डिस्कशन ग्रुप बनेगा, और ये वीपीओ ओरिएंटेड फुल मॉक टेस्ट ये लास्ट में करवाए जाएंगे जब आपका योजना का बैच समाप्त होने वाला होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो 1400 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी, इसमें सारे प्रश्न ऐसे रखे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी SSSC के द्वारा, और जो योजनाओं से क्वेश्चन बने हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वैसे ही ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जैसे पूछ रहा है योजनाओं से क्वेश्चन आयोग। ठीक है, यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि सारे की पॉइंट्स आपके कवर हो जाएं हर एक योजना से।
तो डेली डेली यदि आप योजनाओं को 10-10 योजनाओं को कवर करते जाएंगे तो 35 दिन में आपकी 350 योजनाएं कवर हो जाएंगी। और 350 योजनाओं में आप समझ सकते हैं कि सभी मंत्रालय इसमें कवर हो जाएंगे, सभी मंत्रालय, ठीक है। सभी मंत्रालय और इनके सभी विभाग, जो भी योजनाएं विभागों द्वारा चलाई जा रही, ये सभी विभाग, सभी मंत्रालय कवर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के भी, केंद्र के भी, ठीक है। हमारा मेन फोकस तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पर रहेगा और केंद्र के लिए हमने ऑलरेडी वहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है हमारे प्रीमियम ग्रुप में, लेकिन वहाँ का भी कुछ मटेरियल है जो वो अब आउटडेटेड हो चुका है, तो उसको भी अपडेट करके हम यहाँ पर लाएंगे। इसके साथ अब बात आती है कि ये बैच कब से स्टार्ट हुआ। तो यह बैच जो है 5 फरवरी से स्टार्ट होगा और लगभग 20 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इसको लगभग हम चलाएंगे, आप कह सकते हैं 40 दिन, जिसमें से 5 दिन तो संडे छुट्टी रहेगी और 35 दिन में आपकी 350 योजनाओं को कवर किया जाएगा। योजना बैच में शामिल होने के लिए 3-4 बातों को सभी को ध्यान रखना है कि कंटेंट है जो PDF फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, टेलीग्राम पर ही टाइप मैसेज के फॉर्म में योजना के महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अपडेट्स दिए जाएंगे। लेकिन अभी कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइप मैसेज के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। तो हम एक काम करेंगे कि हमारा मटेरियल भी लीक नहीं हो, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम मटेरियल जो है फ़ोटो फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। फ़ोटो फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे हर योजना का, और फ़ोटो को फॉरवर्डिंग ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन बंद रखेंगे ताकि मटेरियल बाहर भी नहीं जा पाए, आप लोगों को नोट्स भी नहीं बनाने पड़े। आपको जो योजना चाहिए आप फ़ोटो में देख सकते हैं, फ़ोटो फॉर्म में आपको योजना का कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉपी मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज के ऑप्शन बंद रहेंगे, तो जो लीक या कंटेंट यहाँ वहाँ करने के चक्कर में ऐड होना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन बंद है कि वो ऐड ना हो। पहले से ही ये बता दिया जा रहा है। डेली 10 योजना का कंटेंट दिया जाएगा और उन्हीं 10 योजना से 40 से 45 प्रश्नों की क्विज बनाई जाएगी। साथ ही साथ क्विज बोर्ड शेयर नहीं किए जाएंगे अभी, ठीक है। क्विज बोर्ड शेयर नहीं किए जाएंगे, जो भी क्विजेस होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बोर्ड अभी शेयर नहीं किए जाएंगे। ये क्विज बोर्ड एग्जाम से ठीक 20 दिन पहले रिवीजन के लिए दे दिए जाएंगे ताकि आप लोग एक 2 बार रिवीजन कर सकें उन क्विज बोर्ड का। लगभग 35 से 40 क्विज बोर्ड होंगे, तो उन सारे क्विज बोर्ड को 20 दिन पहले दे देंगे, आप उनको 2 बार लगा लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और वीक में जो भी बच्चा इस ग्रुप में ऐड होगा, बैच में ऐड होगा, वीक में 3 दिन एक्टिव होकर क्विज देना अनिवार्य है। जो नहीं दे सकता है वह ग्रुप में शामिल ना हो, क्योंकि ये हमारा बैच है जो डेडिकेशन के लिए है, जो डेडिकेटेड है अपनी तैयारी के लिए, सिर्फ वही शामिल हो यहाँ पर। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जोड़ोगे, फीस दोगे, तो हम नहीं चाहते कि ये आपका जो पैसा है ना वेस्ट जाए। यहाँ पे आप आए हैं तो कुछ क्वालिटी लेकर जाएं, कुछ अपने आप में चेंजेस महसूस करें कि हाँ पहले मेरी योजनाओं में क्या स्तर था और अब क्या है। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, एक्टिव रहना होगा, वीक में 3 दिन एक्टिव होकर क्विज भी देनी होगी। क्योंकि टारगेट वाइज आप चलते रहेंगे हमारे साथ साथ, तो एंड ऑफ द डे आपकी 350 योजनाएं पक्का है कि कवर हो जाएंगी और अच्छे से कवर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग किसी जॉब में हैं उन्हें वीक में 1 दिन अनिवार्य है क्विज देना, क्योंकि जॉब वाले काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको वाकई में प्रॉब्लम होती है। अभी काफ़ी पुलिस वाले भी हैं जो कुंभ मेला में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा उनको पढ़ने में समय कम मिल पा रहा है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि 1 दिन तो आप दे ही दें, कभी भी समय निकाल के। और हम कोशिश करेंगे कि जो योजना है, कोशिश करेंगे कि जो योजना का कंटेंट है वो ऑडियो फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप लोग अगर पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है तो एज ऑडियो आप उसको ईयरफोन लगा के सुनते ही रहें, तो सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं और सुनने से थोड़ा सा अलग ही प्रभाव पड़ता है दिमाग में, काफ़ी चीज़ें सबकॉन्शियस में चली जाती हैं डायरेक्ट। बाकी जॉब वालों के लिए क्विज बोर्ड के सभी क्वेश्चन पोल फॉर्म में ग्रुप में ही दे दिए जाएंगे, जिन्हें वह समय मिलने पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहले हम क्विज बोर्ड करा देंगे और जो जॉब वाले हैं उनके लिए क्विज बोर्ड के सारे क्वेश्चन पोल फॉर्म में डाल देंगे, वो बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद देखेंगे कि फ़ीस कितनी है इस प्रोग्राम की। तो फीस आज 26 जनवरी के लिए ही केवल 30 छात्रों के लिए 349 रुपये रखी गई है और इसके बाद 399 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 30 छात्रों के बाद 399 रुपये फ़ीस कर दी जाएगी इस बैच की। पेमेंट आपको इन दोनों UPI ID पर करना है और
इन यूपीआई आईडी पर पेमेंट करके आप इस नंबर पर अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, फीस फिक्स है, इसमें कम करने के लिए कोई मैसेज ना करेगा, ठीक है। सिर्फ सीरियस बच्चे ही एडमिशन लेंगे। कंटेंट लीक और क्विज वोट चुराने वालों के लिए ग्रुप में कोई जगह नहीं है, ये बात अभी क्लियर कर दे रहे हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। और ये तो देखो आपको पता ही है कि क्विज और कंटेंट में कितना दम है, जो पढ़ रहे हैं हमसे वो जानते हैं, बाकी वीपीओ का रिजल्ट आने के बाद सबको भी पता चल जाएगा। और ये हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको बताया है मैंने, यहाँ इस नंबर पर ही भेजना है। यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे जिनको भी एडमिशन लेना है। ये इसमें सिर्फ योजना डेडिकेटेड बैच है, इसलिए सिर्फ इसमें योजनाओं पर फोकस किया जाएगा और अच्छे से फोकस किया जाएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंटेंट कैसा रहेगा। तो कंटेंट मैं एक बार डेमो आपको दिखा देता हूँ कि कंटेंट देखिए इस तरीके का रहेगा। जैसे यहाँ पर कुछ कंटेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से है। यहाँ पर जैसे आरंभ कब हुआ, मंत्रालय कब हुआ, विभाग क्या हुआ, क्रियान्वयन एजेंसी क्या होगी, ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, कब तक रहना है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 2021 से 2026 तक चलना है, 2400 करोड़ रुपए का बजट है यहाँ पर, ठीक है। और क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि देसी बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण करना था, तो दिसंबर 2014 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। और जैसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को कब गठित किया गया था। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 21 फरवरी 2019 को गठित किया गया था। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम कि पशुओं पे, पशुपालन विकास पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं हर बैच में। यहाँ तक कि यूपीएससी जैसा आयोग भी ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी तरीके का कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। सारे की पॉइंट्स कवर कर दिए जाएंगे। कितनी सहायता दी जाएगी, यहाँ 5000 रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ छोटे किसान और पशुपालक ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से भी प्रश्न घुमा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सभी किसान आवेदन कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें लिखा है सिर्फ छोटे किसान और पशुपालक, ठीक है। सभी किसानों के लिए नहीं है ये योजना। सरकारी पेंशन वाले पशुपालकों या किसानों को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जो सरकारी पेंशन वाले हैं। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन फंसाने की कोशिश की जाती है आयोग के द्वारा, ठीक है। आजकल क्या है, थोड़ा सा डीप में जाके जिसको पूरी योजना मालूम नहीं होगी ना, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है। आपने पिछले एग्जाम्स में भी देखा, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए उनमें भी योजनाओं को कितना डीप में पूछा गया है कि जिसको पूरी योजना पता नहीं है उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ मंत्रालय पता है और मंत्रालय के बेस पे आप योजना बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित पशु केंद्र भी बनाए जाने हैं, और इन केंद्रों को किस नाम से जाना जाना है, गोकुल ग्राम के नाम से जाना जाना है। और गोकुल ग्रामों में लगभग 1000 से अधिक पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत पुरस्कार भी दिए जाने हैं। गोकुल ग्राम पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जबकि तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले गाँव को कामधेनु पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं पशु से संबंधित, जो लेटेस्ट हैं, बिल्कुल एकदम अभी जो वेबसाइट में शो हो रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में पशुपालन विभाग की, उसमें 61,22,628 विदेशी और संकर नस्ल की गाय उपलब्ध हैं। देसी गायों की संख्या है 1,28,97,012, और बकरी की संख्या कितनी है, 1,44,80,025। भैंस की संख्या 3,30,26,785। ये सारा लेटेस्ट डाटा है अभी उत्तर प्रदेश का। इसके बाद ये देखिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो इसको 2014-15 में शुरू किया गया था और 2021-22 में इसे पुनर्गठित किया गया था। तो 2021-22 में इसे पुनर्गठित करके अब इसको अभी भी जारी रखा गया है। इसे किस मंत्रालय के अंतर्गत, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या थे इसके कि रोजगार सृजन के लिए छोटे पशुधन, मुर्गी पालन, चारे के क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, चारे और चारे के बीच की उपलब्धता बढ़ाना,
किसानों और राज्य कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना, पशुधन बीमा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में 3 उप मिशन हैं, नस्ल विकास, चारा विकास और नवाचार और विस्तार। इसके बाद देखें वित्त पोषण किस तरीके से होता है, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत धनराशि जारी की जाती है। इसमें लाभार्थियों को 50% तक की पूंजी सब्सिडी दी जाती है। राज्यों को निर्धारित अनुपात में धन आवंटन, जैसे सामान्य राज्यों के लिए 60-40 अनुपात में धन आवंटन किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयी राज्यों के लिए 19:10 का रेशियो रहता है। इसके अंतर्गत गतिविधियां क्या की जाती हैं कि ग्रामीण पोल्ट्री उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, कम लागत वाली तकनीकी पक्षियों का प्रजनन करवाया जाता है और परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी दी जाती है, जो अधिकतम 25 लाख रुपए तक हो सकती है। दूसरी गतिविधि होती है कि भेड़ और बकरी का नस्ल सुधार किया जा सकता है। न्यूनतम 500 मादा और 25 नर पशुओं के साथ प्रजनन इकाई स्थापित करवाई जा सकती है। इस पर जोर दिया जाता है, जिसपे सरकार की तरफ से 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। सूअर पालन उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाता है। उच्च उत्पादकता वाली नस्लों को बढ़ावा, 30 लाख रुपए तक की पूंजी सब्सिडी मिलती है इसके अंतर्गत। चारे और चारे बीज के उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण चारे के बीज की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, किसान और एजेंसियों को बीज उत्पादन में प्रोत्साहन देना भी इसके अंतर्गत एक गतिविधि का हिस्सा है। निगरानी और पारदर्शिता की बात करें तो MIS और GI टैगिंग के माध्यम से इसकी निगरानी की जाती है योजना की, और पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वयं सेवकों की भागीदारी भी इसमें होती है, जिन्हें हम पशु सखी कहते हैं। पशु सखी गांव के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये ग्रामीण स्वयं सेवक होते हैं। और इसकी प्रदर्शन रिपोर्ट है जो इस पूरे मिशन की हर 3 महीने में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। ठीक है, हर 3 महीने में ये रिपोर्ट पेश की जाती है कि कितना किस जिले में कितना विकास हुआ इस मिशन के अंतर्गत। वहीं बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, फरवरी 2014 में, और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। डेयरी विकास विभाग के द्वारा इसको अभी संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन के लिए कोल्ड चेन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना। तो एक तो गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन करना था, फिर इसके लिए कोल्ड चेन वाला बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसका निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना था। दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को भी विकसित करना था। दूध का संग्रह करना, प्रसंस्करण करना यानी उसकी प्रोसेसिंग करना और मटेरियल बनाना दूध वाले, उसकी मार्केटिंग करना, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और इसको विकसित करना ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव था। आगे हम बात करें तो डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारी समितियों और उत्पादक कंपनियों को भी मजबूत किया जाता था। अधिकांश घटकों के लिए 100% केंद्रीय अनुदान आधारित वित्त पोषण है, और कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए सामान्य राज्य और केंद्र के बीच 50-50 अनुपात में वित्त पोषण होता है, और हिमालय एवं पर्वतीय राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 का है। जिला स्तर पर परियोजना लागत की अधिकतम सीमा कितनी होगी? सामान्य परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए प्रति जिला, और दूध पाउडर संयंत्र अगर बनाना है तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए प्रति जिला दिया जाता है परियोजना लागत का। ठीक है, 3 मौजूदा योजनाएं अर्थात गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और सहकारी समितियों की को सहायता योजना का विलय करके इस योजना को आरंभ किया गया था। जुलाई 2021 में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट का पुनर्गठन किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ठीक है, यानी कि इससे दूध वाले प्रोडक्ट बना लेना, मूल्य संवर्धन करना और मार्केटिंग में हिस्सेदारी बढ़ाना। इसे 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा, यानी 2025-26 में ये योजना समाप्त हो जाएगी, 2021-22 से चालू होनी है। आगे देखें तो बजट 2023-24 में NPDD यानी सहकारिता के माध्यम से डेयरी सहित के कार्यान्वयन के लिए 345.93 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो सहकारिता के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ 2023-24 की बात करें तो 345 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस योजना को जुलाई 2021 में 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए 1790 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ पुनर्गठित किया गया था।
तो 21-22 से 25-26 तक 1790 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे इस योजना के तहत। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो पहला ये कि ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है ये कब तक जारी रहेगा, 2025-26 तक जारी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि बजट कितना रखा गया है, 1790 करोड़ टोटल बजट रखा गया है। फिर यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 3-4 स्टेटमेंट बना देगा। एक वित्त पोषण से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिला स्तर पर परियोजना लागत से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन कौन से कार्य किए जाने इसके अंतर्गत ये भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, की पॉइंट्स यहाँ पर सारे रखे गए हैं और इसी तरीके से योजना बैच में भी सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। बस ज़रूरत है तो आपको भी डेडिकेशन के साथ वहाँ पर पढ़ना होगा। काम है हमारा, हम किसी को एक एक करके पढ़ा तो नहीं सकते हैं, पर आपकी मदद जरूर कर सकते हैं उस चीज़ को लेके, आपको डेडिकेट रख सकते हैं। रोज़ टारगेट वाइज आप काम करेंगे तो श्योर है कि योजनाओं में भी बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पर यदि और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। और यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ क्यूआर कोड मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी ये क्यूआर कोड है हमारा, इस पर पेमेंट करके आप एक बार और हमसे यहाँ पर योजना बैच के अंतर्गत जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको विधिवत तरीके से योजनाओं की तैयारी की जाएगी। ये क्यूआर कोड है, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।